अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कश्मीर इशू। कश्मीर का असल में मसला क्या है और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए कि ये मैंने 5 कैरेक्टर्स आपके सामने लिखे हैं जो मसला कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैसियत रखते हैं। तो पहली जो हमने लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वाइसराय थे हिंदुस्तान के लिए। और उसके बाद नेहरू के बारे में रेड क्लिफ अवार्ड जो है, और फिर राजा हैरी सिंह। इसको ज़रा हम इस बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कश्मीर इशू के ऊपर जाएंगे कि वह असल में इशू क्या है। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये कश्मीर इशू एग्जिस्ट कर रहा है। और उसमें जो सबसे इम्पार्टेंट ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, 20 फरवरी 1947 को जब पार्टीशन की बात की जा रही थी तो हुकूमत बरतानिया ने इनको हिंदुस्तान में भेजा और उनसे कहा गया कि आप जाके कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से अलग अलग जो है वो मीटिंग्स करें। इन्होंने 2 मीटिंग्स की, एक मुस्लिम लीग से और दूसरी कांग्रेस से। और ये चाहते ये थे कि मैं जो हिंदुस्तान है, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, इसका गवर्नर जनरल बन जाऊं। यानी पाकिस्तान जब अलग हो जाए और हिंदुस्तान जब अलग हो जाए, इन दोनों का जो गवर्नर जनरल हूँ वो मैं हूँ। तो इस सिलसिले में ये आए और सबसे पहले कायद आज़म से मिले और कायद आज़म ने इनके सामने 2 निकात रखे। एक ये कि हम किसी भी सूरत में साथ नहीं रह सकते, हमें पार्टीशन चाहिए। और दूसरी ये कि हम आपको गवर्नर जनरल नहीं बना सकते। दूसरी तरफ जब ये कांग्रेस की जानिब गए तो कांग्रेस ने उनके सामने कहा नो पार्टीशन, हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। और गवर्नर जनरल के हवाले से ये कहा कि हम आपको अपना गवर्नर जनरल तस्लीम करेंगे। तो यूं लॉर्ड माउंटबेटन की जो हमदर्दियां थीं सारी की सारी वो चली गई हिंदुस्तान की तरफ। और जब उसने 3 जून 1947 के अंदर जो पार्टीशन हुई, उसके अंदर जो है आपने देखा कि कई मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो हैं वो मुसलमानों को नहीं दिए गए, वो जो हैं पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं किए गए। तो उसमें ये सारी की सारी जो ज़्यादती थी, जो जुल्म था, ये लॉर्ड माउंटबेटन का उसके अंदर शामिल था। और फिर इस वक्त जब ये पार्टीशन हो चुकी तो उस वक्त हिंदुस्तान का जो गवर्नर जनरल मुंतखब हुआ, ये लॉर्ड माउंटबेटन मुंतखब हुआ। और उस वक्त वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जो है, इन दोनों ने मिल के इस कश्मीर इशू को मज़ीद हाईलाइट किया और मज़ीद इसको जो है इस इशू में जो है वो तेल डालने की कोशिश की। और इसमें जो अगला करैक्टर आता है वो है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ बेसिकली एक पेशे के एतबार से वकील था बरतानिया का। इसको भेजा गया, इसको इसलिए भेजा गया कि जो स्टेट्स अलग की गई हैं हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए, इनकी जो बाउंड्री है उसको फाइनलाइज किया जाए। तो रेड क्लिफ अवार्ड क्या था? रेड क्लिफ अवार्ड बेसिकली, रेड क्लिफ अवार्ड ये था कि एक ऐसा कमीशन था जिसको रेड क्लिफ हेड कर रहा था। इसके अंदर रेड क्लिफ अवार्ड के अंदर 3 मुस्लिम लीग से मेंबर्स थे, यानी पाकिस्तान की तरफ से थे, और 3 हिंदुस्तान की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से मेंबर्स थे। इन्होंने मिल के जो है वो रेड क्लिफ की सरबराही में बाउंड्रीज़ को जो है वो फाइनल करना था। यहाँ पे शुरू में रेड क्लिफ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेशर में आके इसने वो जो नक्शा जो इसने बनाया हुआ था वो सारे का सारा बदल दिया। और यूं उस नक्शे के तब्दील होने से डायरेक्ट जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान को हुआ। और उस नुकसान के बुनियाद पे एक कश्मीर का जो एक बर्निंग इशू आजकल हम देख रहे हैं, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हुआ। फिर उस वक्त जो इस वक्त जो है राजा हैरी सिंह जो हैं वो कश्मीर के रूरल थे, यानी हुक्मरान थे। और इन्होंने जो है इनकी एक आगे चल के हम पूरी इसमें बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से कश्मीर के हवाले से और क्या क्या किरदार अदा किया और इस कश्मीर इशू को किस तरह से बढ़ा चढ़ा के जो है वो कौम के सामने रखा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो 3-4 चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक, बटाला, शकरगर और गुरदासपुर, ये वो इलाके थे जिनमें मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा थी। और इन इलाकों को बावजूद इसके कि मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है, इनको हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। और ये किसकी वजह से हुआ? ये सारे का सारा जो अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू की जो आपस में कंसेंसस था, मुशावरत थी और एक दूसरे के साथ जो गठजोड़ था, इसके नतीजे में इन्होंने ये किया कि बटाला, शकरगर और गुरदासपुर, जहाँ 53% आबादी मुसलमानों की थी, इन सब को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया, जिसमें पठानकोट होना ये चाहिए था। कि ये 3 जो इलाके हैं, ये 3 इलाके, ये अगर पाकिस्तान को मिलते और ये पठानकोट जो है वो हिंदुस्तान को मिलता,
तो यूँ कश्मीर का जो मसला है ये आधा सॉल्व हो जाता, यानी कि कश्मीर का जो एक दूसरे से जो लिंक है हिंदुस्तान का वो ख़त्म हो जाता। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहला जहर ये उगला कि उसने इन 3 इलाकों को हिंदुस्तान के हवाले किया, बावजूद मुस्लिम अक्सरियत के हिंदुस्तान के हवाले किया। क्यों किया? क्योंकि 565 जो रियासतें थीं उनमें सबसे बड़ी रियासत जो आज़ाद जो कश्मीर रियासत थी, उस कश्मीर रियासत को हिंदुस्तान के हवाले करने के लिए, उसका ज़मीनी जो रास्ता था उसको फ़राहम करने के लिए उसने ये 3 इलाके जो हैं मुसलमानों को यानी पाकिस्तान को देने के बजाय हिंदुस्तान को दे दिए, ताकि इनका कनेक्शन जो है कश्मीर के साथ बरकरार रखा जा सके। तो यूँ इन 3 को पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए था और इस पठानकोट को हिंदुस्तान को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो असर रसूख था और जो ज़मीनी जो उसको रास्ते मिल गए कश्मीर के हवाले से, वो ज़्यादा मजबूत थे और आम किरदार अदा करने वाले थे। तो यूँ कश्मीर इशू में ये बुनियादी नुक्ता था जहाँ से ये मुसलमानों के साथ, ये कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। अब देखिए कि जो उस वक्त स्टेट्स थी 565 स्टेट्स थी और उनमें जो लार्जेस्ट स्टेट थी वो कश्मीर थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए कि जब ब्रिटिश ने ये कहा कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ के जो लोग हैं उनको यानी सेल्फ़ डिटर्मिनेशन का राइट है, यानी वो ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि उन्हें किधर जाना है, कहाँ जाना है। तो इस हवाले से जो कश्मीर है उसको सेल्फ़ डिटर्मिनेशन का स्टेटस जो है वो नहीं दिया गया। किसने नहीं दिया? हैरी सिंह ने। कैसे नहीं दिया ये हम आगे देखते हैं। उससे पहले आप ये देख लें कि कश्मीर में था क्या। कश्मीर में जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम की थी और वो 77% थे। इसी तरह हिंदू जो थे वो ओनली 20% थे और सिख एंड बुद्धिस्ट एंड अदर्स जो माइनॉरिटीज़ थी वो 3% वहाँ पे मौजूद थी। तो यूँ कश्मीर में 77% मुस्लिम आबादी थी और मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी के जो थे इलाके थे वहाँ पे उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम इसका जो कश्मीर का इलाहाक है वो पाकिस्तान के साथ करेंगे। लेकिन याद रखें उस वक्त वहाँ जो रूरल था, वो हुक्मरान था कश्मीर का, वो हैरी सिंह था। और हैरी सिंह जो है ये बेसिकली हिंदू था, बाय रिलीजन ये हिंदू था। तो ये नहीं चाहता था कि ये जो कश्मीर है इसका जो है इलाक़ वो पाकिस्तान के साथ किया जा सके। लेकिन हुआ ये कि जब इसने देखा कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर लोगों की जो ज़्यादातर जो मुस्लिम पीपल्स हैं उनकी जो ज़्यादा जो रुझान है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ पे है, तो इसने क्या किया कि इसने जो मुस्लिम पीपल थे वहाँ पे उनसे वेपन्स लेना शुरू किए और वो वेपन्स लेके हिंदुओं में तकसीम करना शुरू कर दिए। क्योंकि बाय रिलीजन ये ख़ुद भी हिंदू था और हिंदू में इसलिए तकसीम करना शुरू कर दिए ताकि इनको दबाया जा सके और ये इस इलाक़ की जो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं इससे इनको दूर किया जा सके। तो इस हैरी सिंह ने जब ये किया तो वहाँ पे अपराइजिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, हालात बड़े ख़राब हो गए। इस दौरान उसने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया में ज़ाहिर है वहाँ उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन थे, नेहरू थे, उनसे उसने दूसरे लफ्ज़ों में नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन से ये हेल्प मांगी और उनसे ये कहा कि जो है मुझे फ़ौरी तौर पे जो है वो हेल्प की ज़रूरत है। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो बड़ा चालाक था, उसने ये कहा कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, हाँ उस सूरत में कर सकते हैं कि अगर आप कश्मीर स्टेट का जो इलाक़ है वो हिंदुस्तान के साथ करें। तो यूँ बातें नेगोशिएशन चलती रही और उसके बाद एक ख़त के ज़रिए हैरी सिंह ने जो है वो इस बात पे एग्री कर दिया कि हम अपनी स्टेट का जो इलाक़ है वो हिंदुस्तान के साथ करेंगे। तो 27 अक्टूबर 1947 को ये जो ख़त था इसका जवाब वापस आया और जवाब आने पे ही साथ साथ जो है इंडियन जो आर्मी है वो कश्मीर के अंदर आना शुरू हो गई, भारी असले के साथ, भारी तादाद में जो है वो उतरना शुरू हो गई। और यूँ जो इस स्टेट का जो इलाक़ है हैरी सिंह ने जो किया वो हिंदुस्तान के साथ होता हुआ नज़र आ गया। लेकिन चूँकि हैरी सिंह इस चीज़ का मजाज नहीं था, ये उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो स्टेट का जो इलाक़ है वो कश्मीर का इलाक़ जो है वो हिंदुस्तान के साथ कर सके या पाकिस्तान के साथ कर सके, क्योंकि डिसाइड ये हुआ था कि जो स्टेट्स हैं उनकी जो अवाम है वो फ़ैसला करेंगे और फिर इन विद कंसेंसस ऑफ वहाँ का जो रूरल है हुक्मरान है उसके कंसेंसस के साथ फ़ैसला किया जाएगा। तो ये एक तरफ़ा चूँकि फ़ैसला था हैरी सिंह का, तो हिंदुस्तान ने कमाल महारत और चालाकी के साथ उसी 27 अक्टूबर को उसके ख़त का जवाब भी दिया और फ़ौरी तौर पे वहाँ पे
आर्मी जो है वो भेज दी और उसी तरह भारी असला और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कश्मीर के अंदर उतार दी। तो यूँ हम इसको जो है यूम सियाबी कहते हैं 1947 27 अक्टूबर 1947 को। और फिर देखें कि राजा हरी सिंह जब एजिटेशन बढ़ी, एग्रेशन बढ़ा और रद्द अमल आया, रिएक्शन हुआ मुस्लिम लोगों की तरफ से, कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से, तो हरी सिंह जो था वो दिल्ली में चला गया, वहाँ उसने छुप गया और वहाँ उसने पनाह ले ली। फिर पाकिस्तान ने इस पे एहतजाज किया और पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कायद आज़म ने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस है। अब कायद आज़म ने प्रेशर इम्पोज करना शुरू कर दिया नेहरू के ऊपर, और फिर नेहरू के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता गया तो ये मामला पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में लेके गया। पाकिस्तान की तरफ से कायद आज़म का ये ख्याल था कि इस मामले को यूनाइटेड नेशन में बेहतर अंदाज से टैकल किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन में जब ये मसला गया तो 21 अप्रैल 1948 के अंदर एक करारदाद पास हुई जिसके 3 प्रोसेसेस थे, 3 प्रोसेस बेस्ड ये करारदाद थी। पहली ये थी कि पाकिस्तान के तमाम तर लोग जो वहाँ के इस कश्मीर में, इस रियासत में मौजूद हैं, उनको वहाँ से उनका विड्रॉ मुमकिन बनाया जाए फ़ौरी तौर पे। दूसरा ये था कि इंडिया वाज आस्क्ड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस फोर्स टू मिनिमम लेवल, यानी इंडिया को कहा गया कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फ़ौजें निकालें। कितनी आहिस्ता, कब तक मुकम्मल निकालेंगे, इसके हवाले से कोई उसमें बताया नहीं गया था। तीसरी चीज़ ये थी कि इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करे और यूएन उसको उसकी जब मंजूरी दे दे तो वो फिर इलेक्शन करवाए। तो यूँ इस करारदाद में भी पाकिस्तान के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान को कहा गया कि आप फौरी तौर पे अपने लोगों को वहाँ से निकालें और इंडिया को कहा गया कि आप आहिस्ता आहिस्ता निकालें, और फिर ये भी कहा गया कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिलेक्ट करे। तो इसमें पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने ये कहा कि एक तो इंडिया भी अपनी मुकम्मल फ़ौज निकाले पाकिस्तान की तरह, और दूसरी बात ये कि थर्ड फोर्स आए, यूएन आए, कोई और आए जो यहाँ पे इलेक्शन करवाए। इंडिया के ने जो निगरानी में ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आप देखें तो फिर इंडिया, ये यूनाइटेड नेशन में ये बात मंजूर कर दी गई और कहा गया कि इंडिया को कि आप भी अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल दें। एक हिस्सा ये था, और दूसरा उसका हल उन्होंने ये दिया कि कश्मीर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नार्दर्न एरियाज़, लद्दाख एंड जम्मू, और फिर श्रीनगर। नार्दर्न एरिया जिसमें आज़ाद कश्मीर भी आता है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो ये पाकिस्तान को मिले। लद्दाख एंड जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी है तो ये इंडिया को मिल जाए। श्रीनगर में प्लेबिसाइड हो, यानी इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो इस पे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन पूरे कश्मीर में होने चाहिए, ना सिर्फ श्रीनगर में। और इंडिया ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि क्योंकि इसमें यह भी कहा गया था कि इंडिया भी अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल दे। फिर उसके बाद 1948 के अंदर एक करारदाद में मंजूर हुई 13 अगस्त 1948 के अंदर, जिसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रेजोल्यूशन पास की उसमें कहा गया कि इलेक्शन करवाए जाएँ। राइट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो दिया गया। इसमें एलओसी फाइनल की गई, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन इसमें नेहरू ने ये किया कि जब ये प्लेबिसाइड का इलेक्शन का इख्तियार दे दिया गया तो उसने डिले करता गया। वो डिले होता होता काफ़ी अरसा गुजर गया। जो 1965 का वक्त आ गया जब अयूब खान पाकिस्तान में जो है वो हुक्मरान थे, तो अयूब खान को लगा कि नेहरू जो है वो वक्त ज़ाया कर रहा है और कश्मीर के हवाले से टाइम जो है वो पास की एक जो पॉलिसी है वो उसको प्रोसीड करते हुए नज़र आ रहा है। तो अयूब खान ने इंडिया पे अटैक कर दिया, यानी कश्मीर पे, इंडिया के जो ज़ेर तसल्लुत रियासत थी कश्मीर, उसमें पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। इसके जवाब में 6 सितंबर को इंडिया ने लाहौर पे अटैक कर दिया। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने दोनों अफवाज को कहा कि आप एक्चुअल पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएं। तो जो है वो उनको दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आना पड़ा। फिर इसके बाद आगे चलते जाएं, इंडिया ने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत मजबूत किया, पाकिस्तान वीक होता गया। इस वजह से वेस्टर्न ब्लॉक में जो इंडिया था उसकी जो वहाँ पे कारोबारी चीज़ें थी इनमें वो बहुत आगे बढ़ता गया। इकोनॉमिक्स के हवाले से वहाँ की जो कंपनीज़ थी वो यहाँ वर्क करना शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से वो मजबूत होता गया। अब आगे चलता गया काम इसी तरह से। तो मुशर्रफ ने एक फार्मूला दिया कश्मीर को सॉल्व करने के लिए। उसने कहा कि नेशन डिसाइड व्हाट इज़ कश्मीर, कश्मीर के बारे में नेशन डिसाइड करेगा। डी मिलिटराइज कश्मीर, कश्मीर से फ़ौजें दोनों जो हैं पाकिस्तान की भी और इंडियन की दोनों फ़ौजों को निकाला जाए। सेल्फ गवर्नेंस इन कश्मीर, कश्मीरी ख़ुद गवर्नेंस करें वहाँ पे। जॉइंट मैनेजमेंट, यानी कि इंडिया और जो पाकिस्तान है मिल के मैनेजमेंट चलाएँ। तो यूँ ये 4 जो पॉइंट्स थे ये मुशर्रफ फार्मूले के बड़ी हद तक इनको तकवीत मिली, लेकिन ये भी कामयाब
कामयाब ना हो सके। अब अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेशनल रिस्पांस क्या था, इंटरनेशनल रिस्पांस क्या था कश्मीर इशू के हवाले से, कश्मीर इशू कहाँ पे ज़्यादा मसला पेश आ रहा है, और फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ करारदादें जो यूनाइटेड नेशंस की हैं कश्मीर के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच।